हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, हमारे चैनल का एक ही लक्ष्य है, टू क्लियर यूपीएससी एग्जामिनेशन विदाउट एनी फियर। और दोस्तों, इस डर को दूर भगाना है तो आपको खूब सारा मेहनत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेहनत के भरोसे ही सफलता आपके नज़दीक आएगी। दोस्तों, अभी हम लोग इन्वायरमेंट रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करें, जिसमें कि हमारा चैप्टर 2 अभी चलेगा, जो कि है इकोलॉजी एंड फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है। और इसमें हम लोग आज टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इको सिस्टम देखेंगे। ठीक है, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इको सिस्टम्स देखेंगे दोस्तों। तो इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 करके 3 आपके पास एमसीक्यू सेशंस आएंगे टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम्स के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, मेरा नाम है आनंद मोहन, और सबसे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना चाहिए, ताकि रेलेवेंट कंटेंट आपके तक डायरेक्टली पहुंच सके। आइए फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अमेजोन रेन फॉरेस्ट। तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट के बारे में स्टेटमेंट्स दिया हुआ है दोस्तों, कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट आर स्प्रेड ओवर 80% ऑफ ब्राज़ील। दोस्तों, थोड़ा बहुत ये सब जो है अमेजोन, तो यहाँ पर कौन कौन सी नदी पार होती है, ठीक है, जैसे अमेजोन है, ओरिनोको है, ठीक है, और प्लस वो कितना कितना आपका किस किस कंट्री के कितने कितने एरिया को कवर करती है, इसका आपके पास रफ आइडिया होना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 80% ऑफ ब्राज़ील को ये कवर नहीं करता है, हालांकि 40% ऑफ ब्राज़ील को ये जरूर कवर करता है। 40% ऑफ ब्राज़ील को ये कवर करता है। ठीक है, ब्राज़ील के अलावा जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है दोस्तों, वो बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, सूरीनाम, फ्रेंच गुआना, इन सारे कंट्रीज में भी ये फैला हुआ है। ठीक है, तो ये सारी आपको ध्यान में रखना चाहिए। मेनली ब्राज़ील का 40% ये कवर करता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दूसरा देखिए, इट इज़ बाउंडेड बाई द गुआना हाईलैंड्स टू द नॉर्थ, एटलस माउंटेन्स टू द वेस्ट एंड अटलांटिक ओशन टू द ईस्ट। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एटलस माउंटेन यहाँ पर है ही नहीं, यह साउथ अमेरिका की बात हो रही है ये। ठीक है, ये जो माउंटेन है ना, इसको बोलते हैं एंडीज माउंटेन। वेस्ट में क्या है, एंडीज माउंटेन है। नॉर्थ में क्या है, गुयाना, क्या कैसे पढ़िएगा उसको, गुयाना हाईलैंड्स है। ठीक है, ईस्ट में क्या है, ईस्ट में अटलांटिक है। ठीक है, ईस्ट में अटलांटिक है, और इसके साउथ में है ब्राजीलियन सेंट्रल प्लेट्यू। यहाँ पर ब्राजीलियन सेंट्रल प्लेटू BCP, इसके बीचों बीच है आपका पूरा अमेजोन रेन फॉरेस्ट। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग। एटलस माउंटेन इसके वेस्ट में नहीं, एटलस माउंटेन आपका ये है आपके अफ्रीका में। ठीक है, तीसरा देखिए, दे आर नेट एब्जॉर्बर्स ऑफ द कार्बन ऑन द प्लैनेट। तो दोस्तों, रिसेंट स्टडीज़ के द्वारा ऐसा पता चला है कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट में बहुत सारे जो फायर वगैरह जो हो रहे हैं, फायर इंसिडेंट हो रहे हैं, इनके कारण से, प्लस जो डिकम्पोजिशन हो रहा है जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स का, ठीक है, तो उसके कारण से ये नेट एब्जॉर्बर है, कार्बन का नहीं है। ठीक है, ये नेट एमीटर हो गए हैं कार्बन का। तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द एबव। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। ठीक है, चलिए यही देखते हैं। वाइल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय यूनिफॉर्म टेम्परेचर एंड रेनफॉल, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट एग्जिबिट सीजनैलिटी विथ रिगार्ड टू टेम्परेचर एंड रेनफॉल। ये बात तो सही बात है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सालों भर हाई टेम्परेचर रहता है। ठीक है, प्लस एवरी डे 3 से 4 बजे के बीच में आपका क्या होता है, कन्वेक्टिव रेनफॉल होता है, कन्वेक्टिव रेनफॉल होता है। तो ये कहीं ना कहीं कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन टेम्परेट रेनफॉल में टेम्परेचर का बढ़ना घटना एक सीजनल अफेयर है, रेनफॉल भी सीजनल अफेयर है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। सेकेंड देखिए, बोथ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रेन फॉरेस्ट हैव रिच अंडर ग्रोथ ऑफ स्मॉल ट्रीज एंड श्रब्स। ठीक है, पहला स्टेटमेंट राइट है, दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ही रिच अंडर ग्रोथ हो, सबसे पहले तो एक होती है बहुत बड़ी कैनोपी। ठीक है, और इसके नीचे भी बहुत रिच अंडर ग्रोथ होता है दोस्तों। ठीक है, जैसे इसमें एपीफाइट्स होते हैं,
जो कि प्लांट से चिपके रहते हैं, ठीक है। फिर ब्रोमिलियार्ड्स होते हैं, फिर श्रब्स होते हैं, यानी मेन ट्री के अलावा भी नीचे बहुत सारा वेजिटेशन होता है, ठीक है। टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में भी वेजिटेशन होता है, बट इतना रिच नहीं होता है जितना आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में स्मॉल ट्रीज एंड श्रब्स का एकदम रिच अंडरग्रोथ होता है, बट लेकिन टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में उतना आपका रिच अंडरग्रोथ नहीं होता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, पहला राइट है। क्वेश्चन 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। देखिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हाईली डाइवर्सिफाइड फ्लोरा होता है और वर्टिकली स्ट्रेटिफाइड होता है, मतलब हर एक लेयर पर कुछ ना कुछ होता है, ऐसा समझ लीजिए। वाइन्स, क्रीपर्स, लियानास, एपिफाइटिक ऑर्चिड्स, ब्रोमिलियार्ड्स, ये सब कुछ होता है, ठीक है। जहाँ सनलाइट थोड़ा कम होता है वहाँ पर अंडरग्रोथ थोड़ा लिमिटेड होता है। अब टेम्परेट में आप देखिए सिर्फ 3 लेयर्स ऑफ वेजिटेशन होगा। कैनोपी सबसे ऊपर में, फिर अंडर स्टोरी, ठीक है, बीच में एक लेयर और एक फॉरेस्ट फ्लोर, सीधा फ्लोर। यहाँ पे लाइचेंस, मॉसेस, यही सब पाए जाएंगे और कुछ नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो ये है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बॉरियल फॉरेस्ट, ठीक है। तो बॉरियल फॉरेस्ट कहाँ पर होगा? ये तो होगा टेम्परेट रीजन में, ठीक है। दीज फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन कोल्ड रीजन्स विथ हाई रेनफॉल एंड लॉन्ग विंटर्स, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, यहाँ पर हाई रेनफॉल नहीं होता है, ठीक है। हाई रेनफॉल यहाँ पर नहीं होता है, मॉडरेट रेनफॉल होता है दोस्तों, ठीक है। और लॉन्ग विंटर होता है, ठीक है, लॉन्ग विंटर होता है और शॉर्ट समर होता है, लेकिन रेनफॉल मॉडरेट होता है, रेनफॉल हाई नहीं होता है। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। दूसरा देखिए, सॉइल इन दीज फॉरेस्ट इज न्यूट्रिएंट पुअर एंड एसिडिक मेनली बिकॉज ऑफ द कोल्ड इन्वायरमेंट, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, सॉइल की फॉर्मेशन में 2 टाइप के स्टेज होते हैं, ये 2 टाइप की चीज़ होती है। एक ऑर्गेनिक जो कंटेंट है वो होता है डिकम्पोज, ये होता है डिकम्पोज। तो ये डिकम्पोजिशन के कारण यहाँ क्या बनता है? एसिडिक कंटेंट बनता है, ठीक है, एसिडिक कंटेंट बनता है। और अब मिनरल की देखिए, मिनरल्स जो हैं, जो सॉइल की हैं, उनकी हो रही है 2 चीज़ें, लीचिंग होने के कारण जो एल्कलाइन मिनरल्स है वो नीचे जा रहे हैं, अल्कलाइन मिनरल्स नीचे जा रहे हैं। और दूसरा होता है इसका काउंटर अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है। तो काउंटर अपवर्ड, अब लीचिंग के लिए क्या जरूरी है? पानी जरूरी है, जैसे बारिश का पानी या फिर ग्लेशियर का मेल्टिंग, ठीक है, ये जरूरी है लीचिंग के लिए। तो लीचिंग यहाँ पर खूब होती है ग्लेशियर के मेल्टिंग वगैरह के कारण, ठीक है। लेकिन काउंटर अपवर्ड मूवमेंट के लिए चाहिए दोस्तों सन, मतलब अच्छी खासी हाई टेम्परेचर चाहिए काउंटर अपवर्ड मूवमेंट के लिए। तो ये जो अल्कलाइन मिनरल्स है इसके कारण फिर ऊपर आते हैं। तो जब अल्कलाइन मिनरल्स ऊपर आते हैं तो सॉइल की एसिडिटी को क्या करते हैं? कैंसिल करते हैं। लेकिन टेम्परेट रीजन्स में लीचिंग तो होती है, लीचिंग ठीक तरीके से होती है, ठीक है। तो मिनरल्स नीचे जाते रहते हैं, जो अल्कलाइन मिनरल्स हैं वो लीच होकर के नीचे तो जाते रहते हैं, बट काउंटर अपवर्ड मूवमेंट उतना स्ट्रांग नहीं होता है ड्यू टू लैक ऑफ हाई टेम्परेचर। और इसी कारण से यहाँ पर क्या मिलता है देखने को? एसिडिक सॉइल देखने को मिलता है दोस्तों, न्यूट्रिएंट पुअर एंड एसिडिक सॉइल देखने को मिलता है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा देखिए, बॉरियल फॉरेस्ट्स आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल कार्बन सिंक, ये बात बिल्कुल सही है। जो बॉरियल फॉरेस्ट है वो आपके वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल कार्बन सिंक है। 30% जो ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया है वो बॉरियल फॉरेस्ट है, ठीक है। और यहाँ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन को ये लोग एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका राइट है। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 and 3 ओनली। देख लीजिए, ये है आपका बॉरियल फॉरेस्ट वाला रीजन, ठीक है। देखिए कहाँ पर, कनाडा में है, ये हो गया कनाडा, फिर आपका हो गया चाइना, इधर हो गया चाइना, फिनलैंड, जापान, नॉर्वे, रसिया, स्वीडन, यूएस, ठीक है। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एडेप्टेशंस कैन बी सीन इन द एनिमल्स ऑफ डेजर्ट रीजन्स, ठीक है। तो जो डेजर्ट रीजन्स के जो एनिमल्स हैं उनमें क्या क्या एडेप्टेशंस होता है वो समझिए। तो दे आर नॉक्टर्नल इन हैबिट, नॉक्टर्नल का मतलब दोस्तों वो लोग रात में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बिल्कुल दिन में इतनी गर्मी ही होती है कि अगर एक्टिव होंगे तो फिर तुरंत इनएक्टिव हो जाएंगे।
इसलिए पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा देखिए, दे हैव लॉन्ग लेग्स, बड़े बड़े पैर होने से क्या होता है दोस्तों कि जैसे ये बड़ा पैर है मान लीजिए, ठीक है, मतलब अब इधर कुछ भी जानवर है, इसका मुंडी इधर पूंछ वो सब छोड़िए, लेकिन ये बड़ा पैर है और ज़मीन से जो रेडिएशन आ रही है, तो ये ज़मीन से जो रेडिएशन आ रही है इसके मेन बॉडी तक मतलब थोड़ा पहुंचने में टाइम लग रहा है, ठीक है, ये इसी चीज़ के लिए ये बड़े बड़े पैर होते हैं। तो दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा देखिए, दे हैव थिक ब्लैक कलर्ड फर ऑन देयर बॉडी। आपने ऊँट देखा है, ठीक है, ऊँट का फर ब्लैक कलर का होता है? नहीं, बिल्कुल लाइट कलर का होता है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगर ब्लैक कलर का फर होगा दोस्तों तो वो पूरा हीट को एब्जॉर्ब करने लगेगा, और ऑलरेडी ये एरिया काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोन है, ठीक है, हीट प्रोन है। तो यहाँ पर चाहिए हम लोग को लाइट कलर के फर, ना कि ब्लैक कलर के फर। तो थर्ड स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। फिर देखिए, दे हैव बिग ईयर्स। हाँ दोस्तों, कान इनके बड़े होते हैं, कान से ये लोग करते हैं रेडिएशन, हीट को रेडिएट करके आउट करते हैं, हीट को रेडिएट करके बाहर निकालते हैं, ठीक है, इसीलिए इनके पास थोड़े बड़े कान होते हैं। और दूसरी बात ये भी कि कान को हिला हिला करके ना पंखे की तरह भी ये लोग काम करते हैं, ठीक है। तो फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, न्यूस्टन्स क्या है? तो न्यूस्टन दोस्तों होता है न्यूस्टन होता है अनअटैच्ड ऑर्गेनिजम्स जो कि एयर वाटर के इंटरफेस पर रहता है। न्यूस्टन्स आर अनअटैच्ड, जैसे ये आपका है पानी, यहाँ से नीचे पानी है और यहाँ से ऊपर एयर है, ठीक है, यहाँ है वाटर और ऊपर है एयर। तो ये जो सरफेस पर रहने वाले कुछ ऑर्गेनिजम्स है ना, ठीक है, जैसे कि बीटल्स, ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूस्टन्स। क्या बोलते हैं इसको? न्यूस्टन्स। तो ये जो है आपके अनअटैच्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच लिव एट एयर वाटर इंटरफेस। ऐसे ही याद रखिए, न्यूस्टन्स आर, बोलिए, न्यूस्टन्स आर अनअटैच्ड ऑर्गेनिजम्स विच लिव एट एयर वाटर इंटरफेस, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि फ्लोटिंग प्लांट्स, बीटल्स, ये सब एग्जाम्पल हो जाएगा न्यूस्टन का। तो पहला तो गलत है, ठीक है, ये इससे राइट हो जाएगा, ये इससे मिला दीजिए, ठीक है। फिर देखिए, पेरीफाइटन क्या होता है? पेरीफाइटन्स आर ऑर्गेनिजम्स विच रिमेन अटैच्ड टू स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ रूटेड प्लांट्स। ठीक है, तो पेरीफाइटन्स क्या होता है दोस्तों? अब पेरी समझ लीजिए, पेरी छोड़िए, फाइटन समझिए। फाइटन्स का मतलब होता है प्लांट, ठीक है। तो ये जो है ये प्लांट्स के स्टेम्स और लीव्स से ये सब अटैच्ड रहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो पेरीफाइटन्स आर ऑर्गेनिजम्स विच रिमेन अटैच्ड टू स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ रूटेड प्लांट्स। तो सेकंड इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि सेकंड इससे मैच होगा, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड तो रॉन्ग है। थर्ड देखिए, नेक्टॉन क्या है दोस्तों? नेक्टॉन्स आर ऑर्गेनिजम्स विच आर पावरफुल स्विमर्स। ये बिल्कुल सही है, नेक्टॉन्स याद रखिए, नेक्टॉन्स आर ऑर्गेनिजम्स विच आर पावरफुल स्विमर्स। इसका एग्जांपल में आपको याद रखना है व्हेल मछली। व्हेल मछली बहुत मजबूत ही स्विमर होती है। और बेंथोस से आपको याद रखना है, बी से बेंथोस, बी से बॉटम। तो ये लोग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बॉटम ऑफ द वाटर में रहते हैं। दीज आर ऑर्गेनिजम्स विच लिव एट द बॉटम ऑफ द वाटर। तो फोर्थ इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट। न्यूस्टोन याद रखिएगा, न्यूस्टन्स आर unattached organisms which live at air water interface. Newton are unattached organisms which live at air water interface. Periphytons are organisms which remain attached to stems and leaves of rooted plants. So periphytons are attached to rooted plants. Newtons are unattached organisms which live at air water interface. Nectons are powerful swimmers and benthos live at the bottom of the water. खैर यहाँ पर थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू सर्वाइवल ऑफ कोरल रीफ्स इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो कोरल रीफ के सर्वाइवल से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट हम लोग को ढूंढना है, ठीक है। तो पहला देखिए, कोरल रीफ्स रेयरली डेवलप इन वाटर डीपर देन 50 मीटर्स। ये बिल्कुल सही बात है, इसका होता है 165 फीट या फिर 50 मीटर, ठीक है। इतने डीप तक तो ये लोग डेवलप करते हैं, उससे डीपर जो है रेयरली ही डेवलप करते हैं, ठीक है। इनको चाहिए होता है शैलो वाटर, एकदम मन में बोलिए,
कोरल रीफ्स रिक्वायर सैलो वाटर, कोरल रीफ्स रिक्वायर सैलो वाटर, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ठीक है, हम लोग को चाहिए इनकरेक्ट, ठीक है। दूसरा देखिए, कोरल रीफ्स रिक्वायर वेरी सेलाइन वाटर रेंजिंग फ्रॉम 32 टू 42 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। पहली बात तो क्या है, 32 टू 42 पार्ट्स पर मिलियन, ये वेरी सेलाइन नहीं है, वेरी लेस सेलाइन है। कोरल रीफ्स को वेरी सेलाइन वाटर चाहिए होता है 32 टू 42 पार्ट्स पर थाउजेंड, ना कि पार्ट्स पर मिलियन। हर एक मिलियन में 32, हर मिलियन पार्टिकल्स में 32 पार्टिकल सॉल्ट के नहीं चाहिए, हर 1000 पार्टिकल्स में 32 पार्ट्स सॉल्ट के चाहिए, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कोरल रीफ्स रिक्वायर वेरी सलाइन वाटर रेंजिंग फ्रॉम 32 टू 42 पार्ट्स पर 1000, ना कि मिलियन, तो सेकंड इज रॉन्ग। थर्ड देखिए, कोरल रीफ्स रिक्वायर क्लीन एंड क्लियर वाटर फॉर सर्वाइवल, बिल्कुल इसी कारण से दोस्तों जहां पर मड वगैरह रिवर्स लेके जा करके डालती हैं, ठीक है, तो वहां पर कोरल रीफ्स नहीं फॉर्म होता, उससे थोड़ा आगे फॉर्म होता है, ठीक है, जहां पर थोड़ा क्लियर और क्लीन वाटर मिलता है वहां पर। तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, ए ऑल्सो राइट। तो यहाँ इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। एक होता है दोस्तों बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और एक होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हाइल दे डिकम्पोज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर अंडर एरोबिक कंडीशंस। इनऑर्गेनिक मैटर को काट दीजिए तो ये स्टेटमेंट राइट हो जाएगा, हालांकि ये तो रॉन्ग है क्योंकि यहाँ इनऑर्गेनिक मैटर भी लिखा हुआ है। देखिए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या है, उतना ऑक्सीजन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया को चाहिए ताकि ऑर्गेनिक मैटर्स को एरोबिक कंडीशंस में डिकम्पोज किया जा सके। ऑर्गेनिक मैटर्स को एरोबिक कंडीशंस में डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो ऑक्सीजन चाहिए दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में क्या होगा दोस्तों, ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक दोनों मटेरियल्स का केमिकल डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है, और उसके लिए जो ऑक्सीजन चाहिए उसको बोलेंगे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। दूसरा देखिए, क्लीन वाटर हैज ए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वैल्यू लेस देन 5 ppm whereas highly polluted water has a BOD value of 17 ppm और मोर। बिल्कुल, आप ये बात समझिए कि क्लीन वाटर का मतलब क्या है कि उसमें वेस्ट कम है, जितना वेस्ट ज़्यादा रहेगा उतना उसके डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए होगा, तो उतना ही उसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो लेकिन क्लीन वाटर में चूँकि वेस्ट डिकम्पोजिशन के लिए वेस्ट कम है, ठीक है, वेस्ट और आपके ये ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक को भी वेस्ट कम है, तभी तो वो क्लीन वाटर है। तो क्लीन वाटर में जो BOD वैल्यू होता है वो 5 ppm से कम चाहिए, ठीक है, और पॉल्यूटेड वाटर में, हाईली पॉल्यूटेड वाटर में जो BOD वैल्यू है वो 17 ppm से अधिक चाहिए। तो आपको याद रखना है, क्लीन वाटर का BOD वैल्यू लेस देन 5 ppm, ठीक है, और पॉल्यूटेड वाटर का BOD वैल्यू मोर देन 17 ppm, ठीक है। और ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि जितना क्लीन वाटर है उतना ही BOD वैल्यू कम होगा, उतना ही BOD वैल्यू कम होगा। इसमें बहुत ज़्यादा हाई ये नहीं है क्योंकि क्लीन वाटर है तो उसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं है, तो डिकम्पोजिशन के लिए हम लोग को ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। तो 7th का राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडेप्टेशंस फाउंड इन मैनग्रूव्स। तो मैनग्रूव्स में इनमें से क्या क्या एडेप्टेशंस देखने को मिलता है। मैनग्रूव्स आपको पता तो ही है कि मैनग्रूव्स एक तरीके से क्या है, इकोटोन है बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड कोस्टल इकोसिस्टम्स, ठीक है, टेरेस्ट्रियल और कोस्टल के बीच में होता है आपका मैनग्रूव्स। तो मैनग्रूव्स में क्या है, विविपैरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। बिल्कुल, विविपैरिटी का मतलब क्या है कि जो सीड है, सीड का जो जर्मिनेशन है, सीड जर्मिनेशन ट्री के ऊपर ही हो जाता है, ट्री के ऊपर ही हो जाता है, इसी को बोलते हैं विविपैरिटी या विविपेरस, ठीक है। विविपैरिटी का मतलब क्या है, सीड जर्मिनेशन इज हैपनिंग ऑन द ट्री इटसेल्फ। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देख दोस्तों नीचे क्या है, सॉल्टी वाटर है, जैसे वो सीड जो है वो सॉल्टी वाटर में जाएगा तो उसका जर्मिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएंगे, इसीलिए ये जो ट्रीज हैं वो क्या करती हैं, विविपैरिटी फॉलो करती हैं। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा दोस्तों क्या है, स्टिल्ट रूट्स, स्टिल्ट रूट्स इसको बोलते हैं, ठीक है, पहला सही, स्टिल्ट रूट्स। तो ये तो हो गया आपका पेड़।
और इधर हो गया आपके रूट्स, ये सब रूट्स गया, ठीक है, ये तो नॉर्मल रूट्स हो गया। और स्टिल्ट रूट ये हो गया दोस्तों, तने से फिर ऐसे एक जड़ गया, तने से ऐसे निकल करके ये जड़ गया, तने से ऐसे मतलब स्टेम से ऐसे निकल निकल करके जो बाहर से जाता है, ताकि देखिए यहाँ पर खूब सारी लहरें चल रही हैं, ठीक है, तो पेड़ को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये ऊपर ऊपर से जो रूट्स निकल निकल करके जाता है नीचे, उसको बोलते हैं स्टिल्ट रूट्स। तो यस, इसमें स्टिल्ट रूट्स भी होता है, ठीक है। और दूसरा देखिए न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स क्या होता है दोस्तों, जैसे ये रूट है तो इस रूट को सपोर्ट चाहिए, मिनरल्स चाहिए, वाटर चाहिए, वो सब तो ठीक है, लेकिन साथ के साथ क्या चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए। तो ये रूट्स नीचे जाने के साथ साथ फिर यहाँ से ऊपर कुछ ऊपर भी निकलता है, और यहीं पर ये ब्रीदिंग करता है, बाहर निकल करके यहीं से ये रूट्स पानी के बाहर निकल जाता है, थोड़ा थोड़ा नीचे भी जाता है और वहाँ से ऊपर भी जाता है, और वहाँ पर ये क्या करता है, थोड़ी सी ब्रीदिंग कर लेता है, ठीक है, ब्रीदिंग कर लेता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर्स, ठीक है, न्यूमेटोफोर्स या फिर एयर रूट्स बोलते हैं इसको, एयर रूट्स, यानी हवा के लिए जो रूट्स बाहर आती है उसको बोलते हैं एयर रूट्स या फिर न्यूमेटोफोर्स। तो थर्ड इज ऑल्सो राइट। थिन लिप्स, थिन लिप्स नहीं होते दोस्तों। थिन लिप्स क्यों नहीं होते हैं, क्यों, इसमें थिक लिप्स होते हैं, और लिप्स में होते हैं सॉल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड। सॉल्ट मतलब पानी के थ्रू जो एक्स्ट्रा सॉल्ट अगर इन लोगों ने ले लिया, एब्जॉर्ब कर लिया है, तो उसको लीव्स के थ्रू सेक्रेट कर देते हैं, सॉल्ट सेक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं इसमें, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों लेंटिकुलेट बार्क, तो बिल्कुल ठीक है, लेंटिकुलेट बार्क का मतलब दोस्तों ऐसी छाल, मतलब बाल, बार किसको बोलेंगे, स्किन ऑफ द ट्री को बार्क बोलेंगे, ठीक है, जिससे कि वाटर लॉस हो सके। आपको पता ना कि ये ऐसे एरिया में जहाँ का खूब सारा पानी है, खूब सारा पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उस पानी को लॉस भी तो करना होगा, तो उस लॉस के लिए ये लेंटिकुलेट बार्क होते हैं, ठीक है, ऐसी छाल जिससे वाटर लॉस आसानी से हो सके। तो फिफ्थ इज ऑल्सो करेक्ट। तो एट्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 एंड 5, 1 2 3 एंड 5, ऑप्शन नंबर ए। मैनग्रोव्स में क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, एडेप्टेशंस, विविपैरिटी, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, स्टिल्ट रूट्स, न्यूमेटोफोर्स और लेंटिकुलेट बार्क, ठीक है। तो एट्स का ए इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एडेप्टेशंस कैन बी फाउंड इन द डेजर्ट प्लांट्स। तो डेजर्ट प्लांट्स में इनमें से कौन कौन सा एडेप्टेशंस देखने के लिए मिलेगा, तो देखिए रिड्यूस्ड साइज और एब्सेंस ऑफ लीव्स, ये बिल्कुल जैसे कैक्टाई होता है, कैक्टस, तो इसमें क्या होता है, जो लीव्स हैं वो क्या बन जाता है, थॉर्न बन जाते हैं, यानी एकदम पतले 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 पतले, ठीक है। तो यस यही है डेजर्ट प्लांट्स का एडेप्टेशन। दूसरा देखिए प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन द स्टेम ऑफ द प्लांट्स, बिल्कुल जब पत्ते जो हैं एकदम नेग्लिजिबल हो गए हैं या फिर ख़त्म ही हो गए हैं, तो फिर फोटोसिंथेसिस कहाँ से होगा, फोटोसिंथेसिस होगा स्टेम ऑफ द प्लांट से भी होगा, ठीक है। तो यस दूसरा भी करेक्ट है। बाकी आप कैक्टस का रूप आपने सामने देखिए, कैक्टस देखिए उसका पूरा कैक्टस ही ग्रीन कलर का होता है, ये तो जो कांटे कांटे होते होते तो होते ही हैं, ठीक है, लेकिन ये पूरा का पूरा कैक्टस ही ग्रीन कलर का होता है। तो प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन द स्टेम ऑफ द प्लांट्स, तो ये बिल्कुल सही है। फिर देखिए नैरोवर रूट सिस्टम, दोस्तों नैरोवर रूट सिस्टम होगा तो क्या हर परिस्थिति में इसको पानी मिल पाएगा, नहीं दोस्तों। इनफैक्ट डेजर्ट प्लांट्स का जो रूट सिस्टम होता है वो बहुत वेल डेवलप्ड होता है, ये नीचे भी जाता है और ऊपर ऊपर भी रहता है, ठीक है, नीचे भी डीप रहता है और ऊपर ऊपर भी फैला रहता है। ऊपर ऊपर इसलिए फैला रहता है कि मान लीजिए अचानक से बारिश हुई तो तुरंत इस मौके का फायदा उठा करके वहां से पानी एब्जॉर्ब कर लेना है, और अगर बारिश नहीं हो रही तो नीचे से जितना हो सके उतना पानी एब्जॉर्ब करना है। तो नैरोवर रूट सिस्टम नहीं होता है, ब्रॉडर रूट सिस्टम होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। फोर्थ देखिए रिडक्शन इन फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग ड्राई पीरियड, ठीक है। तो यस दोस्तों आपको पता है कि ड्राई फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, लाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए, ठीक है। अब इसमें से कोई भी अगर लिमिटेड रहेगा, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर, तो फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो बिल्कुल अब ड्राई पीरियड में क्या है, वाटर की तो कमी है, तो फोटोसिंथेसिस तो रिड्यूस होगा ही। तो यस फोर्थ इज ऑल्सो करेक्ट। तो नाइन्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 1 2 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू कोल्ड वाटर कोरल्स इज करेक्ट। तो कोल्ड वाटर कोरल्स के बारे में जानना है हम लोग को दोस्तों। तो कोल्ड वाटर कोरल्स के बारे में ना एक चीज और जान लीजिए कि इसको डीप वाटर कोरल भी बोलते हैं, डीप वाटर कोरल, ठीक है। कोल्ड वाटर कोरल ऑल्सो नोन एज डीप वाटर कोरल। तो पहले समझिए, दे डू नॉट नीड सनलाइट फॉर देयर सर्वाइवल।
बिल्कुल, जब कोल्ड वाटर कोरल्स अगर डीप वाटर कोरल्स हैं, और डीप वाटर में क्या होगा, सनलाइट आएगा नहीं आएगा, अगर वहाँ ये डेवलप हो रहे हैं इट मीन्स कि दे डू नॉट नीड सनलाइट फॉर देयर सर्वाइवल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, ठीक है। फिर दूसरा देखिए, बिकॉज ऑफ कोल्ड कंडीशंस दे आर ओनली स्मॉल इन साइज, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, उनका साइज दोस्तों वेरिएबल होता है, बहुत छोटा भी होता है जैसे राइस के साइज का, और वेरिएबल भी, एक बड़े ट्री के साइज का भी इनका साइज हो सकता है, ठीक है। तो सेकंड तो रॉन्ग है। तीसरा देखिए, कोल्ड वाटर कोरल्स ग्रो मच फास्टर देन द वार्म वाटर कोरल्स, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है दोस्तों। कोल्ड वाटर कोरल्स स्लोली ग्रो होता है, धीरे धीरे ग्रो होता है, और जो आपका वार्म वाटर कोरल्स हैं जिसको सरफेस कोरल्स बोलते हैं, ठीक है, तो वो जो है वो तेजी से ग्रो करते हैं, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। तो 10th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11th देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द ग्रासलैंड इकोसिस्टम इन इंडिया। तो इंडिया में ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट है, दीज ग्रासलैंड्स आर फाउंड वेयर रेनफॉल इज 25 to 75 सेंटीमीटर्स। बिल्कुल, देखिए ऐसे समझ लीजिए इसको, 0 to 25 में है थॉर्नी या फिर डेजर्ट, थॉर्नी फॉरेस्ट या डेजर्ट फॉरेस्ट बोलिए। 25 to 75 में हो जाएगा आपका ग्रासलैंड, ग्रासलैंड, ठीक है। फिर आपका 75 से ऊपर जब बढ़ेंगे आप, 75 से ऊपर बढ़ेंगे कितना, 125 तक, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा डेसीडुअस, और 125 से ऊपर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका एवरग्रीन, ये सब आ जाएगा, ठीक है। तो यस 25 to 75 के बीच में आपको क्या मिलेगा, ग्रासलैंड मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा देखिए, इन वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान मेनली सवाना ग्रासलैंड इकोसिस्टम आर फाउंड। जो वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान है दोस्तों, उधर जो ग्रासलैंड का जो इकोसिस्टम है, हालांकि ग्रासलैंड उतना पाया तो नहीं जाता, अभी तो डेजर्ट ही पाया जाता है, बट उसको बोलते हैं स्टेपी, उसको क्या बोलते हैं, स्टेपी, ठीक है। और सवाना टाइप जो ग्रासलैंड फाउंड किया जाता है राजस्थान में, वो सेंट्रल एंड ईस्टर्न राजस्थान में पाया जाता है। तो मन में बोलिए, सवाना ग्रासलैंड इन राजस्थान, सेंट्रल एंड ईस्टर्न राजस्थान, बोलिए, पहला करेक्ट है। दूसरा देखिए, सवाना टाइप ग्रासलैंड इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न राजस्थान, ऐसे बोलिए, सवाना टाइप ग्रासलैंड इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न राजस्थान, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तीसरा देखिए, विदी इज ए फॉर्म ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम ऑफ गुजरात। ये बिल्कुल दोस्तों, गुजरात के सौराष्ट्र में, गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में एक स्क्रब सवाना बोल दीजिए इसको, स्क्रब सवाना या सवाना ही बोल सकते हैं। तो स्क्रब सवाना टाइप ग्रासलैंड है, जिसको हम लोग बोलते हैं विडी ग्रासलैंड, विडी ग्रासलैंड इन गुजरात, विडी ग्रासलैंड इन सौराष्ट्र गुजरात, ठीक है। तो यस थर्ड इज करेक्ट। 11th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू केल्प फॉरेस्ट। दोस्तों केल्प फॉरेस्ट के बारे में आपको मैं बता दूं कि ये पानी के अंदर होते हैं, ठीक है, और ये देखने से पूरे ट्री के जैसे होते हैं। ये बिल्कुल ना, देखिए ये है ब्राउन एल्गी, पहले बात समझ लीजिए, केल्प फॉरेस्ट का मतलब है ब्राउन एल्गी, और एल्गी मतलब क्या होता है, शैवाल या काई। आप लोग अपने घर के आसपास भी देखते होंगे, जहाँ पानी बहुत जमा रहता है तो वहाँ ब्लू ग्रीन कलर का एक क्या जमा हो जाता है, स्लिपरी टाइप का सरफेस जमा हो जाता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं एल्गी, ठीक है। तो ये ब्राउन एल्गी है केल्प फॉरेस्ट, पहली बात तो ये समझ लीजिए। और ये ब्राउन एल्गी, लेकिन दोस्तों पानी के अंदर जब देखेंगे ना इसको, आप लाइट से या कैमरा से जब देखेंगे तो लगेगा कि ये पूरा पेड़ के जैसा है, मतलब ऐसे पूरा डेवलप हो जाएगा, इधर कुछ फैल जाएगा, इधर कुछ फैल जाएगा, फिर इधर कुछ फैल जाएगा, इधर कुछ फैल जाएगा, इधर कुछ फैल जाएगा, इधर कुछ फैल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये दोस्तों एक ट्री की तरह नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि इसका कुछ रूट है, स्टेम है, ये मतलब पूरा स्ट्रक्चर में इस तरह से फैला होता है कि देखने से लगता है कि पूरा ट्री है, ठीक है। और फिर ऐसे बहुत सारे होते हैं स्ट्रक्चर्स, ऐसे बहुत सारे इधर भी स्ट्रक्चर, बहुत सारे इधर, तो ये देखने से लगता है कि ये फॉरेस्ट है, ठीक है। बट ये है बेसिकली ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी। केल्प फॉरेस्ट क्या है, ब्राउन एल्गी है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो पहले देखिए, केल्प फॉरेस्ट आर लार्ज ब्राउन एल्गी फाउंड इन कोस्टल एरियाज, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये पानी के अंदर पाया जाता है कोस्टल एरियाज में, ठीक है। फिर दूसरा देखिए, दे रिक्वायर कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच एंड रिलेटिवली क्लियर वाटर, बिल्कुल केल्प फॉरेस्ट के लिए याद रखिएगा, कोल्ड वाटर, न्यूट्रिएंट रिच वाटर एंड रिलेटिवली क्लीन वाटर, क्लियर वाटर, ठीक है। तो सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड देखिए, दे शो अ वेरी हाई रेट ऑफ ग्रोथ एज हाई एज 0.5 मीटर अ डे, ठीक है। अगर पेड़ होता दोस्तों,
पेड़ होता तो एक दिन में 0.5 मीटर ग्रो नहीं कर पाता, लेकिन ये चूंकि क्या है, ये तो है एल्गी, तो ये मतलब एक दिन में आधा आधा मीटर तक इसका ग्रोथ हो सकता है, ठीक है। तो यस, थर्ड इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट। तो 12th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3। केल्प फॉरेस्ट याद रखिएगा, दे आर नॉट रियल फॉरेस्ट, पहली बात तो ये ध्यान रखिए, केल्प फॉरेस्ट है, ये है एल्गी, ब्राउन एल्गी। हालांकि इस रीजन में दोस्तों बहुत ही हाई आपको बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए मिलेगी, ठीक है, क्योंकि आप सोचिए ना, इतना वेल डेवलप्ड एल्गी का सिस्टम है, तो उस एल्गी को कोई खाएगा, ठीक है। जैसे जू प्लैंक्टन्स खाएंगे, जू प्लैंक्टन्स को फिर फिशेस खाएंगी, और फिशेस खाएंगी तो वहां पर क्या मिलेगा आपको, फिशेस मिलेगा, यानी दिस विल बी अ ह्यूज बायोडाइवर्स एरिया, ठीक है। तो 12th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। दीज टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड अलोंग द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, निकोबार एंड अंडमान आइलैंड्स एंड ऑल अलोंग द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। यानी ऐसा समझ लीजिए कि वेस्टर्न घाट, निकोबार, अंडमान और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तीनों जगह ये पाया जा रहा है, ठीक है। फिर देखिए, दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय टॉल एंड स्ट्रेट ट्रीज, ठीक है। आप यहीं पर लगभग समझ सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है, ये ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन की तरफ इशारा कर रहा है। फिर देखिए, द मोर कॉमन ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट आर द जैकफ्रूट, बीटल नट, पाम, जामुन एंड मैंगो, ठीक है। द ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट फॉर्म अ टीयर पैटर्न, टीयर पैटर्न यानी कि पहले कुछ, उसके नीचे कुछ, उसके नीचे कुछ, उसके नीचे कुछ, ठीक है दोस्तों। तो ये जो टीयर पैटर्न है, फिर श्रब्स भी है इसमें, कवर द लेयर क्लोज टू द ग्राउंड फॉलोड बाय द शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड ट्रीज एंड देन द टॉल वैरायटी। मतलब कि ये पूरा लेयर्ड स्ट्रक्चर जो है दोस्तों, ये कहाँ मिलता है आपको, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में ही देखने को मिलता है। और यही आपका वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न रीजन में क्या पाएगा जाएगा, खूब बारिश होगी, तो वहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी आपको जहाँ बारिश होगी उस रीजन में आपको ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट में भी दोस्तों कुछ रीजन ऐसे जहाँ पर खूब सारी बारिश होती है, तो इन दैट रीजन ऑल्सो वी फाइंड ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। तो यस, 13th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी के बारे में भी आपको देखना है दोस्तों, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन कहाँ पाया जाता है, ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडुअस कहाँ पाया जाता है, ट्रॉपिकल मोइस्ट डिसिडुअस कहाँ पाया जाता है। इनफैक्ट आप एक पन्ने में, 1 से 2 पन्ने में इसका पूरा शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं दोस्तों, अलॉन्ग विथ द ट्री फ्लोरा एंड फाउना, अलॉन्ग विद द फ्लोरा एंड फाउना, ठीक है। तो खैर 13th का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब 14th क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। Consider the following statements with reference to the swamp ecosystem। तो दोस्तों, swamp ecosystem, swamp और swamp के जैसा ही होता है मार्स, ठीक है। तो दोनों को देखते हैं। तो दीज आर वेटलैंड्स मार्क्ड बाय द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ट्रीज, एकदम ये बात ध्यान में रखिएगा। स्वैम्प जो है दोस्तों, स्वैम्प और मार्स दोनों का मतलब ऐसे समझ लीजिए तो दलदल होता है, ठीक है, दलदल कीचड़ ऐसे समझ लीजिए। तो कीचड़ और दलदल में जो ये सब होते हैं उसी को स्वैम्प या मार्स बोलते हैं। लेकिन स्वैम्प में दोस्तों ट्री डोमिनेटेड होता है, ट्री डोमिनेटेड होता है ये, स्वैम्प इज डोमिनेटेड बाय ट्रीज, मार्स इज डोमिनेटेड बाय ग्रास, ठीक है। यही दोस्तों अंतर है। अगर मार्स में होता ना मार्क्ड बाय कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ट्रीज, तो कहीं ना कहीं ये माना भी जा सकता है, ठीक है। बट स्वैम्प में तो ट्री डोमिनेटेड है ये, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो क्या है आपका, रॉन्ग है, ठीक है। फिर सेकंड देखिए, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय मिनरल सॉइल्स, ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यहाँ पर मिनरल सॉइल्स होते हैं क्योंकि खूब सारा पानी आता है और उस पानी के साथ साथ क्या आता है, मिनरल्स आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मिनरल सॉइल्स होते हैं, सेकंड इज करेक्ट। थर्ड देखिए, दे एग्जिस्ट इन एरियाज विथ पुअर ड्रेनेज, हाँ, एंड सफिशिएंट वाटर सप्लाई, यस, वाटर सप्लाई तो सफिशिएंट है लेकिन ड्रेनेज पुअर है, तभी तो दलदल बनेगा, ठीक है। पानी अगर आए, पानी का आने और जाने का दोनों का रास्ता बना हुआ रहे तो दलदल कैसे बनेगा। पानी का आने सफिशिएंट वाटर सप्लाई है लेकिन ड्रेनेज पुअर है, मतलब पानी वहीं ठहर जा रहा है, दैट इज वाई इट इज फॉर्मिंग देयर, ठीक है। स्वयं इसीलिए तो फॉर्म हो रहा है। तो यस, थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो 14th का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, तो A1 ओनली विल बी द राइट आंसर, ऑलराइट।
आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द एस्टुअरी इकोसिस्टम। ठीक है, तो एस्टुअरी के बारे में हम लोग को जानना है। एस्टुअरी किसको बोलते हैं दोस्तों? ऐसे इधर से आए रिवर और इधर है ओशियन, इसको बीचों बीच जो इकोसिस्टम बन रहा है उसी को बोलते हैं एस्टुअरी। ठीक है, इसी को बोलते हैं एस्टुअरी। ठीक है, इन एस्टुअरीज वाटर लेवल एंड सेलिनिटी राइज एंड फॉल विद द टाइड्स एंड सीजन्स। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एस्टुअरीज में एक साइड से पानी किधर से आ रहा है? ओशियन से आ रहा है, और एक साइड रिवर से आ रहा है। तो रिवर का पानी तो चलो मान लो कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, वैसे किसी किसी सीजन में वो भी घटेगा बढ़ेगा, लेकिन जो ओशियन से पानी आ रहा है और पानी के साथ साथ क्या आ रहा है? सैलिनिटी भी आ रही है, तो उसके घटने और बढ़ने का क्रम किससे डिसाइड होगा? टाइड से डिसाइड होगा और सीजन से भी डिसाइड होगा। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए, फ्लो ऑफ सॉल्ट वाटर इनटू द एस्टुअरीज इज कॉल्ड एस्टुअराइन करंट। ठीक है, विच इज वार्मर देन एंटी एस्टुअराइन करंट। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरे को समझते हैं। फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड को देखिए। यहाँ पर दो टाइप के करंट है। ये है एस्टुअरी, यहाँ से आ रहा है रिवर, रिवर का वाटर, और यहाँ से आ रहा है आपका ओशियन का वाटर। ओशियन वाटर के साथ आ रहा है सॉल्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओशियन वाटर के साथ आ रहा है सॉल्ट, तो ये है डेंस वाटर। ठीक है, क्योंकि सॉल्ट से क्या हो रही है? उसकी डेंसिटी बढ़ रही है। ये रिवर वाटर इधर से आ रहा है, रिवर वाटर के साथ सॉल्ट नहीं आ रहा है, सॉल्ट नहीं आ रहा है, तो ये है क्या? लेस डेंस वाटर, लेस डेंस वाटर। ठीक है, ये तो समझ गए हम लोग। अब देखिए, जो ओशियन से जो सॉल्ट वाला वाटर आ रहा है उसी को बोल रहे हैं हम लोग एस्टुअराइन करंट। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एस्टुअराइन करंट, एस्टुअराइन करंट। और रिवर से जो बिना सॉल्ट वाला या फिर लेस डेंस वाटर आ रहा है इसी को बोलते हैं एंटी एस्टुअराइन करंट, एंटी एस्टुअराइन करंट। ठीक है, अब आप सोचिए कि ओशियन से सॉल्ट वाला ज़्यादा डेंसिटी वाला वाटर आ रहा है जिसको कि क्या बोल रहे हैं? एस्टुअराइन करंट। रिवर से बिना सॉल्ट वाला जिसको कि लेस डेंस वाटर बोल रहे हैं आ रहा है जिसको कि क्या बोलते हैं? एंटी एस्टुअराइन करंट। ये तो आप समझ गए। अब एस्टुअराइन करंट जो कि भारी है वो कहाँ रहेगा? वो नीचे रहेगा। एस्टुअराइन करंट भारी है तो वो नीचे रहेगा, और एंटी एस्टुअराइन करंट जो कि हल्का है वो ऊपर रहेगा। ऊपर वाले जो वाटर को क्या मिलेगा? सनलाइट मिलेगा, सनलाइट मिलेगा। तो ऊपर वाला यानी एंटी एस्टुअराइन करंट विल हैव हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। और एस्टुअराइन करंट जो कि भारी है इसीलिए ये कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा, तो इसके पास क्या रहेगा? लो टेम्परेचर, है कि नहीं? तब दूसरा स्टेटमेंट को देखिए, पहला तो करेक्ट था, दूसरा देखिए, फ्लो ऑफ सॉल्ट वाटर इनटू एस्टुअरीज इज कॉल्ड एस्टुअराइन करंट विच इज वार्मर। नहीं, एस्टुअराइन करंट इज हैज लो टेम्परेचर देन एंटी एस्टुअराइन करंट, क्योंकि एंटी एस्टुअराइन करंट सरफेस पर रहेगा। ठीक है, इसीलिए एंटी एस्टुअराइन करंट का टेम्परेचर हाई होगा, और एस्टुअराइन करंट जो कि बॉटम पर रहेगा तो उसका टेम्परेचर लो रहेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बाकी आई होप कि आपको एस्टुअराइन और एंटी एस्टुअराइन करंट भी समझ में आ गया होगा। तो 15th का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टाइप ऑफ फॉरेस्ट एंड रीजन इन विच दे आर प्राइमरली फाउंड इन इंडिया। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट और रीजन्स का दोस्तों मैंने आपको ऐसे ही बोला कि 1 से 2 पेज में आप बना लेंगे तो बहुत ईजी रहेगा, प्लस उनके फ्लोरा और फौना को भी आपको वहीं लिख करके ना थोड़ा सा याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16th क्वेश्चन देखते हैं। लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट, तो क्या ये अंडमान एंड निकोबार में पाया जाता है? तो यस दोस्तों, जो लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट है वो जहाँ पर भी आपका ये दलदल ये सब ज़्यादा पानी वाला एरिया है वहाँ पर आपका पाया जाएगा। तो अंडमान एंड निकोबार में भी पाया जाता है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा ये सब में भी ये बनता है लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा देखिए, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, तो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट जनरली डेजर्ट वगैरह वाले रीजन में पाया जाएगा, यानी कि गुजरात, राजस्थान, ठीक है, और इवन जो हरियाणा पंजाब में भी आपका थोड़ा बहुत ये पाया जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड इज करेक्ट। तीसरा देखिए, सब एल्पाइन फॉरेस्ट, तो सब एल्पाइन फॉरेस्ट होता है दोस्तों ये लगभग 3000 मीटर के आसपास, 3000 मीटर की हाइट के आसपास ये कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है। ठीक है, सब एल्पाइन फॉरेस्ट लगभग 2900 मीटर से लेकर के 3500 मीटर के बीच की हाइट में ये कश्मीर
से लेकर के अरुणाचल तक ये फैला ही हुआ है, ठीक है, सब अल्पाइन फॉरेस्ट। तो यस, क्या अरुणाचल में ये पाया जाएगा? तो हाँ, ये पाया जाएगा, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों, माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, तो क्या ये आपका आंध्र प्रदेश में पाया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं पाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके लिए चाहिए हम लोग को थोड़ी ज़्यादा हाइट, 2000, ठीक है, ये हम लोग को चाहिए 1000 से 2000 मीटर के बीच की हाइट चाहिए। और आंध्र प्रदेश में जनरली जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो उतने हाई भी नहीं है दोस्तों, उतने हाई भी नहीं है, ठीक है। अब प्लस यहाँ पर चाहिए दोस्तों थोड़ा रेनफॉल भी चाहिए, लगभग 200 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है, चूँकि वेट है तो 200 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल चाहिए। माउंटेन और टेम्परेट होने के लिए इसका टेम्परेचर कम होना पड़ेगा, और टेम्परेचर कम कब होगा? 1000 मीटर से लेकर के जब 2000 मीटर की हाइट होगी इसकी तब, ठीक है। और उतनी हाइट हम लोग को यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है आंध्र प्रदेश के ईस्टर्न घाट्स में, और प्लस रेनफॉल भी उतना देखने को नहीं मिलता है। तो माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट आंध्र प्रदेश में नहीं मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा आपका? ये केरला के नीलगिरी हिल्स में मिलेगा, और उसके बाद फिर ये आपका वही अरुणाचल, नेपाल, इन सब एरियाज में मिलेगा, ठीक है। तो फोर्थ तो आपका इनकरेक्ट है। 16th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16th का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 3 ओनली। ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 3 ओनली। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया एंड देयर लोकेशन। अब देखिए बहुत सारे रामसर साइट्स हो गए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको याद नहीं करना, उसको फिर भी याद करना है। अब 75 के आसपास आपके पास रामसर साइट्स हैं, बट स्टिल यू हैव टू रिमेंबर। जैसे कि कोल्लेरू लेक कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है, और ये कहाँ पर है? केजी बेसिन पर बनता है, ये कृष्णा गोदावरी बेसिन के कृष्णा गोदावरी डेल्टा पर ये बनता है कोल्लेरू लेक, ठीक है। तो पहला करेक्ट है। अष्टामुडी लेक कहाँ पर है? तो ये है केरला में, अष्टामुडी लेक इज इन केरला, ठीक है, अष्टामुडी लेक इज इन केरला। और जो आपका नेशनल वाटरवेज 3 है वो भी अष्टामुडी लेक से होकर के गुजरता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि नेशनल वाटरवेज 3 जो है वो पासेस थ्रू अष्टामुडी लेक इन केरला। तो अष्टामुडी लेक इज नॉट इन तमिलनाडु। फिर देखिए लोनार लेक इज इन महाराष्ट्र, बिल्कुल। लोनार लेक का खास बात क्या है दोस्तों? इसकी पिंक कलर हो जाती है, किसके द्वारा? एक हेलो आर्किया नाम का वहाँ पर बैक्टीरिया है उसके द्वारा, हेलो आर्किया, ठीक है, हेलो आर्किया नाम के जो बैक्टीरिया है, ठीक है, उसके कारण इसका कलर जो है वो बैक्टीरिया है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे कह लीजिए, ठीक है। हेलो आर्किया नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है? इस लेक के कलर को पिंक कर देता है, ठीक है। फिर देखिए कबरताल, या फिर जिसको कंवर लेक भी बोलते हैं, ये कहाँ पर है? बिहार में है, बिल्कुल, ठीक है, कबरताल इज इन बिहार, ठीक है। तो 1, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बाकी अष्टामुडी कहाँ पर है? केरला में दोस्तों। आइए 18th क्वेश्चन देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग इकोसिस्टम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मीन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द गिवन इकोसिस्टम। मीन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। नेट का मतलब क्या मैंने कल बताया था आपको? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से, जब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब टोटल कितना बायोमास जो है वहाँ के प्लांट्स और ट्रीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस बायोमास में अपने कंजम्पशन को माइनस कर दिया है, या फिर जिसको रेस्पिरेटरी वैल्यू कहा जाता है, ठीक है। अपने प्लांट्स ने या ट्रीज ने अपने कंजम्पशन के लिए माइनस कर दिया, तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बन जाता है आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो खैर चलिए, ग्रॉस हो या नेट हो, तो इसका ऑर्डर है, तो इसका ऑर्डर क्या है उसको समझेंगे हम लोग। कंसीडर द फॉलोइंग इकोसिस्टम्स, तो सबसे ज़्यादा किस में होगा? टेम्परेट, सवाना, टुंड्रा, एस्टुअरीज। दोस्तों जो हाईली सबसे ज़्यादा हाई प्रोडक्टिविटी होती है दोस्तों वो एस्टुअरीज की होती है, यानी कि 4 की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, 4 की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अब एस्टुअरीज के बाद देखिए यहाँ पर सब कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, एस्टुअरीज के बाद होती है सवानाज की, ठीक है, ये सवाना बोल रहा हूँ, स्वैम्प्स एंड मार्सेस की, फिर आपके रेन फॉरेस्ट की, फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की, फिर कॉनिफेरस फॉरेस्ट की, फिर सवाना ग्रासलैंड की, फिर एग्रीकल्चरल लैंड की, फिर आपकी टेम्परेट ग्रासलैंड की, फिर लेक्स, ये सब आ जाते हैं, फिर कॉन्टिनेंटल से आते हैं, उससे भी कम होता है टुंड्रा, उससे भी कम हो जाता है दोस्तों आपका फिर ओपन ओशन, डेजर्ट और एक्सट्रीम डेजर्ट, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा? एस्टुअरीज में दोस्तों। एस्टुअरीज क्या है? एक तरीके से इकोटोन है ना, इकोटोन में तो क्या होगा? जो प्रोडक्टिविटी होगी वो सबसे ज़्यादा हाई होगी, ठीक है, और ठीक है, तो एस्टुअरीज सबसे ज़्यादा हो गया 4 के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए सवाना, टुंड्रा दोस्तों एकदम कोल्डेस्ट टेम्परेचर है, ठीक है।
और सवान ये क्या है, टेम्परेट फॉरेस्ट है, तो सबसे पहले 4 के बाद आ जाएगा 1, 1 के बाद आ जाएगा सवाना यानी ग्रासलैंड, और फिर उसके बाद आ जाएगा टुंड्रा। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। आप इसका चार्ट बना लीजिए चाहे तो। सबसे पहले लिख लीजिए एस्टुअरीज, लिख लीजिए एस्टुअरीज, उसके बाद लिखिए स्वैम्प एंड मार्स, ठीक है। फिर इसके बाद लिख लीजिए दोस्तों ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। फिर इसके बाद लिख लीजिए टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट। इसके बाद आप लिखिए दोस्तों टाइगा, टाइगा फॉरेस्ट, या जिसको कॉनिफेरस बोलते हैं, ठीक है। टाइगा रेन फॉरेस्ट या फिर कॉनिफेरस, ठीक है। टाइगा के बाद नीचे लिखिए दोस्तों सवाना, ठीक है। सवाना के बाद लिखिए आप एग्री लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है। फिर लिखिए आप वुड लैंड या फिर श्रब लैंड, वुड लैंड एंड श्रब लैंड, श्रब, ठीक है। फिर लिखिए टेम्परेट ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है। इसके बाद लिखिए लेक्स एंड स्ट्रीम्स, लेक्स एंड स्ट्रीम्स, ठीक है। फिर लिखिए कॉन्टिनेंटल सेल्फ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि याद करना होगा, लेकिन आपको रफली पता चलता है कि कौन किसके ऊपर है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ। उसके भी नीचे लिखिए टुंड्रा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखिए टुंड्रा, ठीक है। उसके नीचे लिखिए ओपन ओशियन, ओपन ओशन की प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है, ओपन ओशियन, ठीक है। फिर लिखिए डेजर्ट, फिर लिखिए डेजर्ट, और फिर लिख दीजिए एक्सट्रीम डेजर्ट। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो 18th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू टेम्परेट डेजर्ट इन इंडिया, ठीक है। तो टेम्परेट डेजर्ट के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट देखना है। टेम्परेट का मतलब है कोल्ड, ठीक है। टेम्परेट डेजर्ट से आपको कंफ्यूजन है, दिस इज जस्ट कोल्ड डेजर्ट, एंड कोल्ड डेजर्ट कहाँ पर पाया जाएगा, लद्दाख में, स्पीति वैली में और सिक्किम में ये पाया जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट है, दीज आर फाउंड इन लद्दाख, स्पीति वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड सिक्किम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। दूसरा देखिए, देर एरिड बिकॉज ऑफ द रेन शैडो इफेक्ट ऑफ द हिमालयाज। दोस्तों आपको पता है कि जैसे ये माउंटेन है, तो माउंटेन के एक साइड में जब क्लाउड आती है आपके मॉइस्चर को कैरी करते हुए, तो एक साइड में होता है आपका रेनफॉल। इस रेनफॉल को हम लोग बोलते हैं ओरोजेनिक रेनफॉल, क्योंकि क्लाउड ऊपर उठता है ड्यू टू ओरो, ओरो मतलब माउंटेन। तो ओरो के द्वारा जो रेनफॉल क्रिएट हो रही है दैट विल बी कॉल्ड एज ओरोजेनिक रेनफॉल। अब जब दोस्तों एयर इस माउंटेन को पार करेगा तो ऑलरेडी इसने अपना मॉइस्चर तो क्या कर चुका है, खत्म कर चुका है, तो उसके दूसरे साइड में कोई भी रेनफॉल देखने के लिए नहीं मिलेगी। उसके दूसरे साइड का जो ह्यूमिडिटी है वो होगा डिक्रीज्ड और टेम्परेचर हो जाएगा इंक्रीज, और इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं रेन शैडो इफेक्ट, रेन शैडो इफेक्ट। तो दोस्तों जो टेम्परेट डेजर्ट या कोल्ड डेजर्ट इंडिया में पाई जाती है वो हिमालयाज के रेन शैडो इफेक्ट के कारण ही देखी जाती है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड देखिए, सॉइल इन दीज डेजर्ट्स हैज लो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। देखिए डेजर्ट की दो कंडीशन होती है, एक तो वहाँ पानी होता ही कम है, प्लस जो वहाँ की सॉइल होती है उनकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी बहुत कम होती है। बिकॉज इन केस वाटर आता है तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश्ड फॉरेस्ट बन जाएंगे, ठीक है, बिकॉज दिस सॉइल्स हैव लेस वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो 19th का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, 1 2 एंड 3 ओनली। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। एंड सिंस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन हेंस यू शुड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू डेजर्टिफिकेशन। तो डेजर्टिफिकेशन के बारे में आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट देखिए, इन इंडिया डेजर्टिफिकेशन इज कन्फाइंड टू राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अरावलीज। तो ऐसा ही बोल रहा है कि अरावली के प्रेजेंस के कारण राजस्थान, गुजरात और पंजाब और हरियाणा में ही डेजर्टिफिकेशन कन्फाइंड है। तो ये आपको बताना है इज इट ए करेक्ट स्टेटमेंट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा देखिए, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन इज द सोल यानी ओनली
लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट लिंकिंग इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट टू सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। तो आपको ये बताना है कि जो UNCCD है क्या एक इकलौता सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट से रिलेटेड इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है कि नहीं है। तो यू हैव टू टेल मी इट इज राइट और रॉन्ग। दूसरा देखिए, इंडिया हैज प्लेज्ड टू रिस्टोर 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाई 2025। तो अगर इसको आप जो करंट अफेयर्स की मैगजीन वगैरह है उसको पढ़ेंगे तो यू विल नो कि दिस इज ए राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट, एंड अकॉर्डिंगली दोस्तों यू हैव टू मार्क द राइट आंसर। तो विथ दिस दोस्तों हमारा ये आज का सेशन भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, दोस्तों के साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल CSE विथ आनंद मोहन को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।